चलिए तो शेयर बाजार में यहाँ तेज उतार चढ़ाव का माहौल है, लेकिन जैसे हमने 90 दिनों का पॉज का अनाउंसमेंट सुना है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, उस वक्त के बाद से थोड़ा सा रिलीफ बाजार में हमने आता हुआ देखा और उसी की बदौलत आज हमने देखा कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 23,300 के ऊपर हुई है। 1700 अंकों का रनअप हमने सेंसेक्स में भी देखा है और इतना ही नहीं, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसकी क्लोजिंग भी लगभग 1400 अंक ऊपर ही हुई है। अब ऐसे में ये बाजार की तेजी को किस तरह से समझा जाए, लंबी अवधि के निवेशक हो या मध्यम अवधि के निवेशक हो, बाजार की चाल हर तरह के निवेशक को कुछ ना कुछ सिखाती है। ऐसे में बाजार की ही नहीं, आपके निवेश पोर्टफोलियो में भी क्या बदलाव होने चाहिए, इसी पर हम राय लेते हैं। योगेश पाटिल CIO है LIC म्यूचुअल फंड के, हमारे साथ जुड़ गए हैं शो में। योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें समय दिया और बाजार की अच्छी खासी जो आज का सेशन रहा है उससे आप भली भांति परिचित भी होंगे मेरे ख्याल से। आज हमने देखा कि बाजार ने जो 90 दिन का पॉज है उसको पूरी तरह से सेलिब्रेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अक्रॉस सेक्टर्स हमने देखा कि आज अच्छी रैली दिखाई दी है, खासतौर से ऑटो स्टॉक्स में, ऑटो काउंटर्स में हमने देखा कि अच्छी खासी तेज़ी, इनफैक्ट बड़े महीनों के बाद एक रैली यहाँ पर हमने आती हुई देखी है। लेकिन इन सब को साइड में रखते हुए जो 90 डेज पॉज का जो ऐलान हुआ है, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। हम जानते हैं वर्चुअल कॉन्वर्सेशंस भी शुरू हो चुकी हैं नई दिल्ली और व्हाइट हाउस के बीच में, अब आगे इसमें बहुत डेवलपमेंट्स भी होनी है। लेकिन ये रिलीफ और उसके चलते ये जो रैली हमने आज बाजार को देखी है, इसको आप कितना लंबा चलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अनसर्टिनिटी तो अभी भी बनी ही हुए है, अंडरलाइन टोन तो अभी भी वही है, लेकिन उसके बावजूद जो फिलहाल एक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मुझे शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है मार्केट में, कई कई बार ज़्यादा होती है और कई बार न्यूज़ फ्लो में ज़्यादा दिखाई जाती है, जिससे कि हम कहीं न कहीं कोरिलेट करने लगते हैं। लेकिन ये बात सही है कि टैरिफ को चलते यूएस ने टैरिफ अनाउंस किया है, उससे कई कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान है, कई किसी को कम कम नुकसान है। और जैसे कि 90 दिन का जो पॉज़ है, ये एक नेगोशिएशन का पीरियड है और जो देश अपना नेगोशिएशन कर लेगा अच्छे से, वो हो सकता है अगले 5 साल के लिए यूएस से ट्रेड में जुड़ा रहेगा। बट हमें ये देखना है कि यूएस गवर्नमेंट चाहता क्या है असल में? मैं किसी एक नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो ये चाहता है कि ट्रेड डेफिसिट मुझे ज़ीरो करना है। तो उसके लिए कई देश हैं, जैसे छोटे कंट्रीज़ है, जैसे वियतनाम है, वहाँ पे मेजॉरिटी जो है एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब यूएस से कुछ इम्पोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत छोटी है। या कई ऐसे देश हैं जिनका 70-80% एक्सपोर्ट ही है और वो यूएस से कुछ ले नहीं सकते। तो इसके लिए उनके चांसेस कम है। वर्सेस इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट देखेंगे, वो मर्चेंडाइज का, वो इतना ज़्यादा नहीं है जो एक तरह से सॉल्व हो सकता है। और कहीं न कहीं यूएस ने भी इंडिया के साथ में सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, जो मुझे लगता है काफ़ी नेगोशिएशन की बात चल रही है। और जिस हिसाब से मीडिया में या हम लोग बात करते हैं, तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट पॉसिबल है और 90 दिन के अंदर ये काफ़ी हद तक रियलिस्टिक लग रहा है मुझे। और अगर एक बात मैं मान लूँ कि यहाँ से इन केस अगर 90 दिन नहीं होता है या फिर आगे अनसर्टेनिटी आगे रहती है, तो देखिए यूएस के पास भी ऑप्शंस बहुत कम हैं। वहाँ पर जो है एग्री पॉपुलेशन है 1.4% ही है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है रफली 3.5 से 4% ही है। तो इनके इस इन दोनों आंकड़े के चलते में कभी भी आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बड़ा नहीं कर सकते। तो आज इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन अवेलेबल है, तो कहीं न कहीं इसका डायरेक्ट इंडायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को मुझे लगता है आना चाहिए। क्योंकि जैसे चाइना प्लस वन पहले हम लोग कहते थे, अभी मुझे लगता है चाइना प्लस वन और स्ट्रांग हो जाएगा। काफ़ी सारी यूएस बेस्ड कंपनी जो चाइना में बिजनेस करती थी, हो सकता है अगले 1-2 साल में इंडिया के थ्रू उनका ट्रेड बढ़ जाए। और तो ये एक इंडिया के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट नंबर ये है कि इंडिया का जो यूएस का जो एक्सपोर्ट है, वो हार्डली 2% है, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इनसे हमको कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन ऑब्वियसली ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि मिस ना करे और किसी भी तरह नेगोशिएशन करके इंडिया के लिए एक नया बेंचमार्क सेटअप करे, जिससे नया ट्रेड हो और अगले 10 साल के लिए इंडिया की स्टोरी और मजबूत हो जाए, चाहे वो एफडीआई हो या चाहे नए ट्रेड्स, डिफेंस रिलेशंस हो, बहुत सारी चीजें।
ऑलराइट, चलिए अब थोड़ा सा बाजार की चाल और अक्रॉस सेक्टर्स जो माहौल है उस पर हम बातचीत करते हैं। तो ओवरऑल अब मिड कैप स्मॉल कैप की ही मैं बात करना चाहती हूँ। यहाँ पर अब जितनी भी तरह की दिक्कतें थी वैल्यूएशंस को लेके, क्या वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है ऐसा हम समझ सकते हैं? बिकॉज इतना डीप करेक्शन हमने देखा है। हालांकि आज की चाल की बात करें तो आज मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ब्रॉडर मार्केट्स ने हमने देखा कि अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया है रैली में, शायद मिड कैप्स ने ज़्यादा। लेकिन जिन चिंताओं का हम जिक्र कर रहे थे, क्या वो चिंताएं अभी ख़त्म हो चुकी हैं? और अगर नहीं तो ऐसे कौन कौन से पॉकेट्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम करेक्शन आना अभी बाकी है? देखिए, काफ़ी हद तक तो वैल्यूएशंस करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि ये अर्निंग से मैच करते हैं कि नहीं करते। कई जगह वैल्यूएशन अभी भी हाई है और कुछ जगह रीज़नेबल हो गए हैं। लेकिन अगर हमें पैसा बनाना है तो हमें अर्निंग ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कौन से सेक्टर्स में ये स्टॉक्स अवेलेबल है। बट ओवरऑल बेसिस पे अगर हम मुझे कहेंगे कि जैसे लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में वैल्यूएशन रीजनेबल है, मिड कैप में अभी भी थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन हाई है। जो सिलेक्टेड कंपनीज को अगर आप हटा दिए जाए तो वैसे फिर ठीक है। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से सेक्टर थे जिनको आप फिलहाल रेड फ्लैग के वैल्यूएशंस को रेड फ्लैग के तौर पर मान रहे हैं वहाँ पर? कुछ कुछ जो है जैसे न्यू एज कंपनीज हैं और कुछ सिलेक्टेड कंज्यूमर कंपनीज हैं जहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड है बट वैल्यूएशन अभी बहुत ज़्यादा है। और कई जगह कैपिटल गुड्स है जहाँ पर ऑब्वियसली बिजनेस आउटलुक अच्छा है लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक है काफ़ी, मतलब एग्जैक्टली ये सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है। कुछ कुछ जैसे आईटी में भी कुछ स्टॉक्स जो है मिड कैप्स वैल्यूएशन हाई है और जहाँ पे अनसर्टेनिटी भी हाई है। तो ये ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो मैं फ्लैग मतलब हाईलाइट कर सकता हूँ ये सेक्टर पूरा ही है। उस सेक्टर में कई कंपनी जो है अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और कुछ कंपनीज हाई वैल्यूएशन पे है। तो ये थोड़ा सा अर्निंग ग्रोथ को रिलेटेड ही अपन को कोरिलेट करना चाहिए कि हाई कई बार हाई वैल्यूएशन जो है हाई ग्रोथ के साथ जस्टिफाई किया जाता है। जैसे कि हम लोग पैग रेशियो फॉलो करते हैं जिसमें अगर अर्निंग ग्रोथ हाई है और वैल्यूएशन भी हाई है तो उसको एक्सेप्टेबल मान लेते हैं। लेकिन अगर अर्निंग ग्रोथ बहुत कम है और वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है तो इस कंसिडर एज ए हाई वैल्यू स्टॉक। एक चीज़ जो यहाँ पर समझनी है, अब तमाम फंड हाउसेस जो हैं थोड़ा सा कैश पर बैठने का अपना सिलसिला और गहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके फंड हाउस के लिहाज से अगर मुझे समझना हो तो क्या आप फुली इन्वेस्टेड हैं या कोई रणनीति में तब्दीली, क्योंकि इतनी वॉल्टिलिटी हो रही है फिलहाल? नहीं, हमने कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, ना ही हम लोग बहुत ज़्यादा कैश पे बैठे हैं। हाँ, रिलेटिवली जो अपना कैश का 1-2% हमने थोड़ा बढ़ा लिया है, बस उसके अलावा नया कुछ नहीं है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ऑब्वियसली मार्केट कई बार नीचे आता है तो उस वैल्यूएशन उसको अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब भी करना पड़ता है। और जैसे हमारा फंड हाउस का मानना है कि अगर इन्वेस्टर ने पैसा हमें इन्वेस्ट करने के लिए दिया है, तो हमें उस लेवल से इन्वेस्ट भी कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है बाज़ार खराब है तो सभी स्टॉक खराब हो रहे हैं। ऑब्वियसली पूरा मार्केट का ब्रेथ नेगेटिव हो जाता है, लेकिन हमें स्टॉक ढूँढने पड़ते हैं जिसके तहत में आप कंटिन्यूअस पे एक रिसर्च प्रोसेस ऑनगोइंग रहती है। तो और जैसे कि हमने हिस्ट्री में देखा है पास्ट में कि मार्केट को टाइम करना कभी भी आसान नहीं होता है। तो इसलिए हम ये बिलीव बिल्कुल। करते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन के जरिए अगर आपको मार्केट का आउटलुक है तो उसको स्टॉक सिलेक्शन के जरिए कंट्रोल करें, ना कि कैश लेके। इस तरह के बाज़ार को टाइम करना तो खैर बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन निवेशक जो है, जो नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं कम से कम एमफिक की तरफ से, उससे ये पता चलता है कि एसआईपी के जो निवेशक हैं उन्होंने अपना ट्रेंड जो है, भरोसा जो है वो बाज़ार पे रखा हुआ है। नंबर्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है नहीं। इन नंबर्स को लेकर आप क्या कहेंगे, और इसके साथ साथ आपके फंड हाउस में कहाँ इनफ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है, किस कैटेगरी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़रा उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। जी, देखिए आप कभी भी देखेंगे इन्वेस्टर ने पिछले 5 सालों में पैसा बनाया है और एक कंटिन्यूस ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा पैसा इन्वेस्ट करता रहे। ऑब्वियसली उसकी भी कुछ ज़रूरत ही होती है और इसके चलते में वो या तो एसआईपी स्लो कर देता है या उस पैसे का यूज़ कर लेता है। इसीलिए कई बार वो इन्वेस्टमेंट जो है रिडीम्पशन करता है।
बट ओवरऑल बेसिस पे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हमें ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया जैसे मैं कहूँ कि बड़ा रिडेम्पशन किसी फंड में आया। लेकिन हमने ये देखा है कि मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में थोड़ा सा इन्फ्लो हमें देखने में मिल रहा है और थोड़ा स्मॉल कैप में देखने में मिल रहा है। ये अब बहुत लोगों का रुझान फ्लेक्सी कैप में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है एज पर द रिपोर्ट्स। रणनीति के लिहाज से फ्लेक्सी कैप मेरे ख्याल से मौजूदा माहौल में आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सकता है योगेश जी, लेकिन उसके अलावा अब ये बताइएगा, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो में इस वक्त जोखिम कम करना बहुत ज़रूरी है, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपके मुताबिक निवेशक कर बैठ सकता है और पोर्टफोलियो के लिहाज से वो रिस्क अगर इस वक्त ना ले तो बढ़िया होगा? देखिए, कोई भी बिजनेस जो ग्लोबल लिंक हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे इंपोर्ट रिलेटेड हो या एक्सपोर्ट रिलेटेड हो, तो उसमें मुझे लगता है थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा ग्लोबल ट्रेड रीसेट हो रहा है। अगर इन केस अगर चाइना पे हाई टैरिफ रहेगा, तो हो सकता है चाइना का जो कंपटीशन है इंडिया के साथ और बढ़ जाए। तो हमें ये कंटिन्यू इन्वेस्टर को हमेशा ये देखना चाहिए कि मैं कौन से बिजनेस में हूँ और उस बिजनेस में मेरा एक्चुअली कॉम्पिटिटर कौन है। जहां तक कि हमने देखा है जो कमोडिटी बिजनेस होता है उसमें चाइना बहुत आगे है, जैसे कमोडिटी केमिकल है या लो वैल्यू एडिशन वाले है गुड्स है, जो कि मान लीजिए टेक्सटाइल है, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान भी है। तो कुछ कंपनी जो है उसके कारण उनका इम्पैक्ट आ सकता है। तो जब तक कुछ क्लियरिटी ना मिले, अगर इन्वेस्टर को सही उसकी समझ ना हो सेक्टर की, तो उसको सावधान रहना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में ऐसा कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ऑब्वियसली मार्केट नीचे आ गया है, तो ये कुछ जो सेगमेंट है जो जैसे कि चाहे इंपोर्ट है या फिर आप डोमेस्टिक इंटरनेशनली चाइना से या बाकी कंट्री से कॉम्पीट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस में इन्वेस्टर को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, या फिर उसको अपना कॉल जो है 6 महीने बाद दे या हो सकता है कुछ दिनों बाद दे। चलिए, तो ये वो रिस्क के पैमाने हैं जो फिलहाल आपको अवॉइड करने चाहिए। और ऐसे में अगर आपके फंड हाउस की अगर हम बात करें, जब आप बैठते हैं अपनी टीम के साथ, अपने फंड मैनेजर्स की टीम के साथ, तो ये बताइएगा किस तरह से आप रणनीति आप बना रहे हैं रिस्क कम करने की, और कम से कम जो पैसा आप निवेश कर रहे हैं लोगों के बिहाफ में उस पर कमाई करा के दें, क्योंकि बाज़ार आपके लिए भी वॉलेटाइल है। बतौर फंड मैनेजर, बतौर CIO कैसे इंश्योर कर रहे हैं आपकी रिस्क जो है वो कम हो आपके निवेश में? जी, देखिए कुछ-कुछ जो डोमेस्टिक है, मतलब काफ़ी सारे जो अगर आप कुछ पोर्शन जो हटा देंगे जो ग्लोबल इकोनॉमी से लिंक्ड है, उसको हटा देंगे तो इंडिया की जो इकोनॉमी है या शेयर मार्केट है, काफ़ी हद तक डोमेस्टिकली स्टेबल है, बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा कहीं पर अर्निंग का इम्पैक्ट आ सकता है, अर्निंग वोलेटिलिटी का। लेकिन ओवरऑल आप डोमेस्टिक सेक्टर देखेंगे, जैसे पावर सेक्टर है, कुछ हद तक रियल एस्टेट है या सेलेक्टेड कंज्यूमर कंपनीज़ है या BFSI कंपनी है, ये सेक्टर हमें फिलहाल अभी अच्छे लगते हैं। वैल्यूएशंस भी ठीक-ठाक है और यहाँ से जैसे कि आरबीआई ने 25 बिप्स रेपो रेट कट कर दिया है, तो लिक्विडिटी भी कंफर्टेबल है। आपका बैंक के एनपीएस भी ऑल टाइम 15 ईयर लो है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट क्लीन है। तो थोड़ा हम लोगों ने अपना फोकस जो है डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ज़्यादा कर दिया है, जहाँ की आपको वैल्यूएशन भी सही है और वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी भी बहुत कम है। क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी भी जैसे इंटरेस्ट रेट कट हुआ है और रूरल इकोनॉमी भी थोड़ी पिकअप कर रही है, तो उन सबको कैप्चर करने के लिए कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स है जो हमारे वैल्यूएशन पैरामीटर में या उस पर्टिकुलर बास्केट में बैठते हैं, वो सब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अभी। और जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव पावर सेक्टर पे तो ज़्यादा की कैपिटल गुड्स है या फिर सिलेक्टेड एनबीएफसीज है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैपेक्स से लिंक है, उन पे भी हम लोग पॉजिटिव हैं। योगेश पाटिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बातें की आज हमसे, दर्शकों को बताया कि इस वक्त बाजार और निवेश को लेकर आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार दर्शकों से बातचीत होगी, हमारे फाइनेंशियल पैनल हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस बीच अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देंगे।
और सवाल पूछ रहे हो तो निवेश पोर्टफोलियो में आपने किस फंड में निवेश किया हुआ है, और फंड ही नहीं, अगर किसी इंश्योरेंस पॉलिसी या अपने लोन के बकाए को लेकर भी रणनीति आपको चाहिए तो अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर अपने सवाल भेजिएगा, कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिए और आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे हम शो पर।